जरा कल्पना कीजिए, आप एक बेहद घने, डरावने और खूंखार जानवरों से भरे जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। काफी खौफनाक मंजर है। हाँ, है ना? और अचानक आपकी नजर जमीन पर पड़ती है। हम्म। वहां मिट्टी में सना हुआ सोने का एक सिक्का चमक रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये कोई आम सिक्का नहीं है। अच्छा। ये सीधे प्राचीन रोमन साम्राज्य का सिक्का है। अरे वाह। या फिर सोचिए कि उस समय की दुनिया के सबसे ताकतवर मौर्य साम्राज्य की पूरी सैन्य शक्ति, उनके अजेय युद्धक हाथी, इन्हीं अनजान और खतरनाक जंगलों से निकलकर उनकी राजधानी पहुंच रहे थे। बिल्कुल। और ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं है। एकदम सही कहा। तो झारखंड स्टडी सर्कल पर हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी विस्तृत चर्चा या कहें एक गहन अध्ययन में उतरने वाले हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख देगा। जी। इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों जैसे मौर्य या गुप्त साम्राज्य के महलों और उनकी राजधानियों की चकाचौंध पर बात होती है। हाँ, फोकस वहीं रहता है हमेशा। बिल्कुल। और इस पूरे नैरेटिव में झारखंड के इस विशाल क्षेत्र को अक्सर बस एक घने जंगल के रूप में समेट दिया जाता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स हमने जमा किए हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। हाँ, और बहुत चौंकाने वाली कहानी है। देखिए, आज हम समझेंगे कि कैसे ये भौगोलिक क्षेत्र, ये जो दुर्गम इलाका है, असल में उन विशाल साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति की रीढ़ था। और सिर्फ शक्ति की रीढ़ ही नहीं, बल्कि ये जैन और बौद्ध धर्म का एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र भी था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। तो आज हमारा मिशन ही यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि आखिर इस भूगोल में ऐसा क्या था जिसने राजाओं से लेकर सन्यासियों तक सबको अपनी ओर खींचा। बिल्कुल। इसने सबसे पहले बड़े बड़े आध्यात्मिक विचारकों को झारखंड के ऊंचे पहाड़ों की ओर आकर्षित किया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम गिरिडीह जिले की बात करें, जो हजारीबाग पठार पर स्थित है, वहां पारसनाथ की पहाड़ी है। मैंने स्रोतों में देखा कि इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। जी, यानी करीब 4478 फीट के आसपास। हाँ, और ये पूरी संरचना कठोर ठोस ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो ये पहाड़ प्राचीन भारत का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इंक्यूबेटर था। स्पिरिचुअल इंक्यूबेटर। हाँ, मतलब इंक्यूबेटर से मेरा आशय उस मशीन से है जो एक नाजुक चीज को बाहरी दुनिया के शोर या बीमारियों और उथल-पुथल से पूरी तरह बचाकर रखती है ताकि वो विकसित हो सके। स्पिरिचुअल इंक्यूबेटर, ये बहुत ही सटीक और गहरी एनालॉजी है, क्योंकि इस ग्रेनाइट के पहाड़ ने ठीक यही काम किया है ना? हाँ, इसने जैन धर्म के विचारकों को मैदानी इलाकों की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से एक अभेद्य सुरक्षा दी है। और इसका प्रभाव देखिए, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी समेत शिखर पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। 24 में से 20? जी, इसे स्वर्णभद्र कूट भी कहा जाता है। मतलब ये पूरी परंपरा का एक धुरी बिंदु बन गया था। बिल्कुल। और इनमें सबसे प्रमुख हैं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। अच्छा। हमारे स्रोतों के अनुसार 717 ईसा पूर्व में, जब उनकी आयु 100 वर्ष की थी, उन्होंने यही अंतिम निर्वाण प्राप्त किया था। ये घटना सावन शुक्ल सप्तमी के दिन हुई थी। इसीलिए मधुवन में मेला लगता है शायद। एकदम सही। सदियों बाद आज भी इसी घटना के सम्मान में मधुबन में हर साल सावन के महीने में एक विशाल मेला लगता है। ये श्वेतांबर जैनियों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। वे इसे सिद्धायतन या तीर्थराज कहते हैं। हाँ, क्या बात है। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस इंक्यूबेटर तक पहुंचना, इन जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करना कोई शांतिपूर्ण सैर सपाटा नहीं था। जाहिर है, जंगल जितना खतरनाक जो था। जैन ग्रंथों में महावीर की यहाँ की कठिन यात्रा और तपस्या का जो संदर्भ मिलता है, उसे स्थानीय मुंडारी भाषा में लोरे ए यद्धरा कहा गया है। लोरे ए यदगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ है आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि नंगे पैर उन तीखी ग्रेनाइट चट्टानों पर चलना, जंगली जानवरों के बीच रातें गुजारना, ये शारीरिक और मानसिक रूप से कितना कष्टदायक रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो हिमालय की तलहटी या नदी के किनारे कई और भी खूबसूरत और शांत जगह थी। तो तपस्या के लिए इतने भयानक इलाके को ही क्यों चुना गया? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। जैन दर्शन में तपस्या का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं है, बल्कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर, सभी भौतिक सुखों का त्याग करके अपनी आत्माओं को शुद्ध करना है।
अच्छा, तो उन्हें आसानी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्हें एक ऐसे प्राकृतिक एकांत की जरूरत थी जहां कोई भी सांसारिक बाधा या राजनीतिक प्रभाव प्रवेश न कर सके। झारखंड का वो दुर्गम भूगोल एक फिल्टर की तरह काम करता था। मैं समझ रही हूँ। जो व्यक्ति इस भूगोल को पार कर लेता था वो भौतिक दुनिया से पहले ही पूरी तरह कट चुका होता था। वाह, मतलब भूगोल उनके लिए कोई बाधा नहीं थी, बल्कि उनकी साधना का सबसे बड़ा साधन था। जी। खैर, अब अगर हम इन शांत शिखरों से थोड़ा नीचे उतरकर घाटियों की ओर आएं, तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर जैन धर्म की गहरी शांति थी, वहीं नीचे घाटियों और मैदानी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म अपनी जड़ें जमा रहा था। हाँ, नीचे का नजारा कुछ और ही था। और जैसे ही कोई विचार जमीन पर उतरता है, उसका सामना सत्ता से होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार चाहते थे। यहाँ तक के इतिहासकार डॉक्टर बी वीरोत्तम तो अपनी रिसर्च में झारखंड को ही बुद्ध की जन्मस्थली मान लेते हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि हजारीबाग और चतरा के आसपास भारी मात्रा में बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। हाँ, पुरातात्विक खुदाई इस बात की गवाही देती है। हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से 10वीं सदी का एक पूरा बौद्ध विहार मिला है। एक पूरा विहार? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इस जगह का उल्लेख मशहूर चीनी यात्री फाहेयान ने भी किया था। चतरा के इटखोरी में जो भद्रकाली मंदिर परिसर है, वहां से 7वीं सदी की यानी हर्षवर्धन के काल की 4 शानदार बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। अरे वाह, 7वीं सदी की! और इतना ही नहीं, हजारीबाग के बहोर मूनपुर से 1200 साल पुरानी पाल वंश के समय की महायान मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें 6 फुट 8 इंच की एक विशाल अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी शामिल है। 6 फीट 8 इंच! आप कल्पना कर सकते हैं कि घने जंगलों के बीच इतने विशाल विहार और मूर्तियों का निर्माण मतलब कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, इसके लिए बहुत संसाधन चाहिए थे। इसका मतलब है कि यहाँ एक पूरा समाज था जो इन विचारों को मान रहा था। लेकिन इतिहास की किसी भी अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक विलेन की एंट्री होती है। गौड़ वंश का शासक शशांक। हाँ, शशांक वो प्राचीन काल का प्रथम ऐसा बड़ा शासक था जिसकी राजधानी इसी झारखंड क्षेत्र में थी। और वो एक कट्टर शैव शासक था। जब वो सत्ता में आया तो उसने इस पूरे परिदृश्य को खून से रंग दिया। उसने झारखंड के कई प्रमुख बौद्ध केंद्रों और विहारों को बेरहमी से नष्ट कर दिया। बहुत क्रूर था वो। हाँ, चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांतों में विस्तार से लिखा है कि कैसे शशांक ने बौद्धों पर अत्याचार किए। उसने सिर्फ बौद्ध धर्म को मिटाया ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कई भव्य शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया। जैसे कि वेणुसागर वाला मंदिर? बिल्कुल, सिंहभूम का प्रसिद्ध वेणुसागर शिव मंदिर उसी के काल का माना जाता है। पर एक बात बताइए, इतने बड़े पैमाने पर विहारों को तोड़ना, बौद्ध भिक्षुओं को खदेड़ना, क्या ये सिर्फ एक राजा का धार्मिक उन्माद था? या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल थी? क्योंकि अक्सर इतिहास में जो धर्म का युद्ध दिखता है वो असल में सत्ता का खेल होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ आस्था का टकराव नहीं था, ये पूरी तरह से सत्ता पर नियंत्रण की लड़ाई थी। वो कैसे? देखिए, बौद्ध और जैन धर्म उस समय समाज में समानता का संदेश दे रहे थे। वे वर्ण व्यवस्था और स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती दे रहे थे। हाँ, ये तो है। एक राजा जिसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक पदानुक्रम या कहें एक सामंती व्यवस्था की जरूरत होती है, उसके लिए ये समानता का विचार बहुत खतरनाक था। अच्छा, तो वो अपना दबदबा बनाना चाहता था? जी। शशांक द्वारा शिव मंदिरों का निर्माण और बौद्ध केंद्रों का विनाश असल में इस बात की घोषणा थी कि सत्ता का असली केंद्र कौन है। वो इन जंगलों की स्वतंत्र जनजातियों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहता था कि अब यहाँ एक शाही सत्ता का राज है। ये तो सच में सत्ता का एक बहुत ही क्लासिक और खूनी खेल है। खैर, अब धर्म और राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। अगर मैं इस इलाके के प्राचीन नामों पर नजर डालूं तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? ऋग्वेद में इस इलाके को कीकट प्रदेश कहा गया है। वहां एक श्लोक है, कीकट नाम देशो अनार्य, जिसका मतलब है कि ये क्षेत्र अनार्यों का है, असभ्य है। हाँ, मुख्य भूमि का नजरिया ऐसा ही था। और महाजनपद काल की कहानी तो और भी खौफनाक है। मगध का सम्राट जरासंध, जो खुद एक असुर राजा और शिव का उपासक था, वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को सजा देने के लिए उन्हें झारखंड के इन जंगलों में छोड़ देता था, ताकि खूंखार जंगली जानवर उनका शिकार कर लें। बिल्कुल,
मतलब बाहरी दुनिया के लिए ये एक डार्क जोन था। तो फिर मगध और मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों ने इस खौफनाक जगह पर कब्जा करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों की? क्योंकि वो डार्क जोन असल में एक खजाने के बक्से की तरह था। साम्राज्य चाहे जितना भी डरते हों, उनकी जरूरतें उन्हें इस भूगोल की ओर खींच ही लाएं। अगर मैं अपनी समझ से कहूँ तो झारखंड उस समय के मौर्य साम्राज्य के लिए एक सीक्रेट मिलिट्री और इकोनॉमिक रिजर्व की तरह था। एक ऐसा रिजर्व जहां से उनका पूरा सिस्टम चलता था। ये एकदम सटीक वर्णन है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। हाँ, चाणक्य की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। कौटिल्य ने इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी यहाँ की जनजातियां किसी एक राजा के अधीन नहीं थीं। उनका अपना सिस्टम था। जी। कौटिल्य ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को बहुत बारीकी से समझा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी विशाल सेना के लिए, जो उनकी ताकत का मुख्य आधार थी, हाथी इसी झारखंड क्षेत्र के जंगलों से मंगाते थे। हाथी, प्राचीन दुनिया के बैटल टैंक। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने नोट्स में हाथियों के अलावा एक और चीज पढ़ी जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हीरे। क्या सच में मौर्य साम्राज्य के लिए यहां से हीरे निकाले जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल। कौटिल्य ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इंद्रनावक नदियों का जिक्र किया है। इंद्रनावक नदियां? हाँ, आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ये आज के झारखंड की ईब और शंख नदियां हैं। इन नदियों के तल से प्राचीन काल में बेहतरीन किस्म के हीरे प्राप्त किए जाते थे। अरे वाह! अब आप पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ ये इलाका साम्राज्य को उनके सबसे घातक हथियार यानी हाथी दे रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था को सबसे बेशकीमती रत्न हीरे दे रहा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। अगर यहाँ इतने कीमती हीरे और इतने अहम हाथी थे, तो मौर्य सेना ने यहाँ आकर बड़े-बड़े शहर क्यों नहीं बसा लिए? इतने घने जंगलों, खूंखार जानवरों और स्वतंत्र जनजातियों वाले इतने बड़े इलाके पर उन्होंने नियंत्रण कैसे स्थापित किया? क्योंकि सीधी लड़ाई लड़कर इस जंगल पर कब्जा करना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। और यहीं पर सम्राट अशोक की कूटनीतिक प्रतिभा सामने आती है। अशोक जानता था कि इस विशाल जंगली इलाके पर अपनी सेना बिठाकर सीधा शासन करना मूर्खता होगी। तो उसने क्या किया? अशोक के 13वें शिलालेख में इस पूरे क्षेत्र का उल्लेख आठविक या आठवीं प्रदेश के रूप में किया गया है। यह आठवीं प्रदेश बहुत विशाल था, बघेलखंड से लेकर ओडिशा के समुद्र तट तक। काफी बड़ा इलाका है। जी। इस पर नियंत्रण के लिए अशोक ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल की नीति अपनाई। अप्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब वे बाहर से ही सारा खेल कंट्रोल कर रहे थे। ये जमीन पर कैसे काम करता था? इसका तरीका बहुत ही व्यावहारिक था। उन्होंने यहाँ की जनजातियों से उनकी आज़ादी नहीं छीनी। इसके बजाय अशोक ने एक रक्षित नामक अधिकारी की नियुक्ति की। रक्षित? हाँ, इस अधिकारी का काम जनजातीय सरदारों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखना था। अशोक का मुख्य उद्देश्य इन कबीलों को अपने धम्म के प्रभाव में लाना था। कलिंग शिलालेख 2 में अशोक का बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। मतलब एक वैचारिक नियंत्रण। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब था, आप हमारे धम्म को मानिए, शांति व्यवस्था का हिस्सा बनिए, हमें व्यापार के लिए सुरक्षित रास्ते और संसाधन दीजिए, और बदले में हम आपकी आंतरिक स्वतंत्रता में दखल नहीं देंगे। क्या बात है! शक्ति, संसाधन और कूटनीति का बेहतरीन संतुलन। और ये जो संसाधन थे, इन्होंने झारखंड को सिर्फ मगध या मौर्यों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे उस समय के ग्लोबल ट्रेड के नक्शे पर ला खड़ा किया। सही कहा। तो इस सब का क्या मतलब है जब हम स्रोतों में पढ़ते हैं कि झारखंड के अलग अलग जिलों से विदेशी सिक्के मिले हैं, तो सच में दिमाग चकरा जाता है। हाँ, सिक्के तो काफी जगहों से मिले हैं। सिंहभूम जिले से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के मिले हैं, यानी पूर्वी ईरान और दक्षिणी रूस के निवासियों के सिक्के, और रांची से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या रोम के व्यापारी सच में अपना व्यापारिक लश्कर लेकर यहाँ के जंगलों में घूम रहे थे? नहीं, रोमन व्यापारी शायद कभी खुद इन जंगलों के भीतर नहीं आए, लेकिन सिक्कों का मिलना उस समय की ग्लोबल सप्लाई चेन के शानदार मैकेनिज्म को समझाता है। वो कैसे काम करती थीं? होता यह था कि यहाँ की जनजातियां या स्थानीय व्यापारी अपने वन उत्पाद, हाथीदांत और हीरे जंगल के बाहरी किनारों या बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, जैसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अच्छा। वहां से ये माल बड़े व्यापारियों के हाथ में जाता था, जो इसे रोम या ईरान तक निर्यात करते थे।
माल के बदले में जो विदेशी मुद्रा भारत आती थी, जैसे रोमन सोने के सिक्के, वो अलग अलग हाथों से होते हुए अंततः उन जनजातीय लोगों तक पहुंच जाती थी जिन्होंने वो माल जंगल से निकाला था। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि प्राचीन झारखंड की अर्थव्यवस्था विश्व बाजार से गहराई से जुड़ी हुई थी। जी बिल्कुल। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है कि जंगल का एक साधारण व्यक्ति रोमन सिक्के से अपनी कीमत वसूल रहा था। खैर, अब इस वैश्विक व्यापार के दौर से आगे बढ़ते हैं गुप्त काल की ओर। हाँ, गुप्त काल। हमारे स्रोत बताते हैं कि गुप्त काल को झारखंड का सांस्कृतिक स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस काल में झारखंड के समाज में एक बहुत बड़ा और स्थायी संस्थागत बदलाव आया। आज हम झारखंड के गांवों में जो प्राचीन जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते हैं, जैसे वो मुंडा और पाहन वाली। हाँ बिल्कुल, मुंडा प्रथा, पाहन यानी पुजारी, महतो और भंडारी व्यवस्था, ये सब इसी गुप्त काल में आकार लेने लगी थी। इसी समय हजारीबाग के महूदी पहाड़ में पत्थर काटकर शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ। और भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त ने भी तो इस क्षेत्र पर अपना सीधा प्रभाव डाला था। हाँ, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में इस झारखंड क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त ने यहाँ परिचारिकीकृत नीति लागू की थी। परिचारिकृत नीति, इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब था? परिचारिका का अर्थ होता है सेवक या भृत्य। समुद्रगुप्त की नीति अशोक से थोड़ी अलग थी। उसने इन आटविक राज्यों को पूरी तरह से नष्ट या खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना सेवक बना लिया। अच्छा, एक वैसल स्टेट की तरह। जी, उन्हें नियमित रूप से कर देना पड़ता था और युद्ध के समय समुद्रगुप्त की सेना में शामिल होना पड़ता था। या बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मशहूर चीनी यात्री फाहियान जब 405 ईस्वी में यहाँ आया, तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र को कुकुटलाड कहकर पुकारा। कितने सारे नाम! कीकट प्रदेश, कुकुट देश, आठवीं, मुरुंड देश और कुकुटलाड। हर साम्राज्य ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से एक नया नाम दिया। हाँ, ये तो है। और एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों के अंत में आती है कि 13वीं सदी में ओडिशा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ये दिखाता है कि सदियों बाद भी इस अनमोल क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की होड़ मची हुई थी। बिल्कुल मची हुई थी। तो आइए अब हम अपनी इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि झारखंड सिर्फ एक घना जंगल नहीं था, ये हीरों का खजाना था, अजय हाथियों का घर था, वैश्विक व्यापार का एक अहम लिंक था और जैनियों से लेकर बौद्धों तक के आध्यात्मिक ज्ञान का एक पावर हाउस था। जी। और अब समय है हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटे से अभ्यास का। हमारे स्रोत सामग्री में एक शानदार मेगा MCQ टेस्ट दिया गया है। अरे वाह, ये मजेदार होगा। हाँ, तो चलिए इसे एक रैपिड फायर गेम की तरह लेते हैं। देखते हैं कि इस चर्चा से आप लोगों ने कितनी बारीकियां पकड़ी हैं। मैं पूरे 10 प्रश्न पूछूंगी और उनके विकल्प भी दूंगी। आप खुद को जांचिए। बिल्कुल, शुरू कीजिए। प्रश्न 1, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? A 1200 मीटर, B 1365 मीटर, C 1400 मीटर या D 1500 मीटर? ये तो हमने अभी शुरुआत में ही डिस्कस किया था। जी, चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण कहाँ हुआ था? A सम्मेद शिखर, B लुम्बिनी, C पावापुरी या D सारनाथ? इसका जवाब तो बहुत आसान है। हाँ। तीसरा प्रश्न, इतिहास और पुरातत्व से हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है? A शिव मंदिर, B जैन मूर्तियां, C बौद्ध विहार या स्तूप या D रोमन सिक्के? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। शायद। प्रश्न 4, ऋग्वेद में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? A मुरुंड, B कुकुट देश, C आठवीं या D कीकट प्रदेश? ये सारे नाम हमने आज कवर किए हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रणावक नदियों से क्या प्राप्त किया जाता था? A सोना, B हीरा, C तांबा या D लोहा? ये मेरा पसंदीदा हिस्सा था आज का। मेरा भी। प्रश्न 6, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र किस प्रदेश में शामिल था? A कलिंग, B आटविक, C मगध या D अंग? विदेशी व्यापार से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल। प्रश्न 7,
रोमन साम्राज्य के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ए. रांची, बी. चाईबासा, सी. सिंहभूम या डी. पलामू? ग्लोबल ट्रेड कनेक्शन। जी। प्रश्न 8, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? ए. मुरुंड देश, बी. कुक्कुटलाड, सी. कीकट या डी. पुंडरू? प्रश्न 9, झारखंड के किस शासक ने बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर शिव मंदिरों का निर्माण करवाया? ए. हर्षवर्धन, बी. शशांक, सी. बिंबिसार या डी. अजातशत्रु? वो विलन वाली कहानी? हाँ, वही। और हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 10, 13वीं सदी में कहाँ के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? ए. बंगाल, बी. उड़ीसा, सी. मगध या डी. कलिंग? क्या बात है, बेहतरीन सवाल है ये। हमारे सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, अपनी जांच करने के लिए सही उत्तरों की कुंजी यानी आंसर की ये रही। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का बी, छठे का बी, सातवें का सी, आठवें का ए, नौवें का बी और 10वें का बी। बहुत ही शानदार टेस्ट था। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने देखा कि मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों ने इस क्षेत्र के संसाधनों का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन क्या झारखंड के इन अभेद्य जंगलों और इसके बेहद कठिन भूगोल ने ही असल में यहाँ की जनजातीय संस्कृति को बचाने का काम किया? ये तो सोचने वाली बात है। सोचिए, अगर ये क्षेत्र एक समतल मैदानी इलाका होता तो शायद यहाँ की अनूठी संस्कृति मुख्य भूमि के बड़े साम्राज्यों की एकरूपता या यूनिफॉर्मिटी में पूरी तरह से विलीन हो जाती। बाहरी दुनिया से सदियों तक चले व्यापार, राजनीतिक दबाव और खूनी संघर्ष के बावजूद आज तक मुंडा और पहान जैसी प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं का जीवित रहना असल में इस क्षेत्र के अनोखे लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए विचार करते हैं, क्या भूगोल ही किसी सभ्यता का सबसे बड़ा रक्षक होता है? वाह, ये सच में एक ऐसा विचार है जो बहुत देर तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। जी। कठोर ग्रेनाइट के पहाड़ और खूंखार जंगल असल में एक पूरी सभ्यता और उसकी पहचान के सबसे मजबूत पहरेदार बन गए। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।